क्योंकि उनको देश से प्यार था। उन्होंने बिजनेस कमाने के लिए नहीं किया, उन्होंने बिजनेस में वो चीजें का बिजनेस किया जिसकी देश को वास्तव में जरूरत थी, और उसमें से एक चीज है स्टील। बिना स्टील के कोई भी प्रकार का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो सकता, और उसके बिना देश न तो आज़ाद हो पाता और न देश बड़ा बन पाता। तो टाटा ग्रुप का एक बहुत बड़ा योगदान टाटा स्टील इस देश को है, जिसकी वजह से आज हम एक बहुत बड़ी जगह पे खड़े हुए हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी का सबसे बड़ा सपना था। टाटा स्टील इंडिया की सबसे पुरानी स्टील कंपनी है, लगभग 115 साल पुरानी। एक समय पे देश की 72% स्टील की रिक्वायरमेंट सिर्फ ये कंपनी पूरी करती थी। चाहे वर्ल्ड वॉर में टैंक बनाने हो लड़ाई के लिए, चाहे हावड़ा का ब्रिज बना हो, भाखड़ा नागल डैम बना हो, या चंडीगढ़ की प्लांट सिटी बनी हो, सब में टाटा का स्टील लगा है। जब देश आजाद हुआ था उस दिन देश की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी टाटा स्टील थी, और ये टाटा सीरीज की छठी वीडियो है और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपने अगर पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जमशेद जी टाटा की जिंदगी, पागलपन की, पैशन की और भारत के प्रति प्यार की। तो वीडियो अंत तक देखना। चैनल पे अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और करते हैं वीडियो की शुरुआत। अब बात आती है राहुल जी, टाटा स्टील की शुरुआत क्यों हुई। एक बार लंदन में जमशेद जी टाटा एक लेक्चर अटेंड कर रहे थे। वहां पे एक बहुत बड़े स्पीकर थे, थॉमस कार्लाइल। उन्होंने अपने लेक्चर में एक बात कही, किसी भी देश को अगर इंडस्ट्रियल सुपर पावर बनना है या इंडस्ट्री का विकास करना है, उसको आयरन और स्टील में उतरना ही पड़ेगा, और नहीं उतरेगा वो देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये बात जमशेद जी टाटा ने उस लेक्चर के दौरान एक डायरी के पीछे लिखी, और ये बात उनके दिमाग में हमेशा रह गई कि भैया अगर भारत को आगे बढ़ाना है, आयरन और स्टील में आगे जाना पड़ेगा। तो जब मन में सपना आया तो खोज चालू हो गई कि भैया पहला स्टील प्लांट इंडिया का लगाएंगे, लेकिन लगाने के लिए भैया स्टील का मिलना भी तो जरूरी है। खरीदने वाली तो कोई चीज है नहीं, इसकी तो माइन मिलनी जरूरी है। तो इसको ढूंढने की प्रयास चालू किए गए। इनके हाथ में एक जर्मन जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट लगी, जिसमें उन्होंने कहा कि यार ये जो महाराष्ट्र में चंदा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कुछ मिल सकता है। वहीं पे आसपास एक कोल का पहले ही मिला था, तो इन्होंने बड़ी उम्मीद से वहां गए, वहां के सैंपल उठाए और जर्मन की लैब में भेजे। टेस्टिंग का रिजल्ट आया, बोले नहीं भैया इसकी क्वालिटी लो है, इससे काम चलेगा नहीं। कोई बात नहीं, इन्होंने अपने प्रयास जारी रखे और देश के अलग अलग कोनों से जाके जहां भी रिपोर्ट मिलती जाते और सैंपल ढूंढते, रिपोर्ट के लिए भेजते। आपको क्या लगता है ये इन्होंने कितनी बार, ये कितने समय तक किया होगा? 30-35 साल की उम्र में जो जर्नी चालू हुई थी, 20-25 साल ढूंढते ढूंढते 55 साल अपनी उम्र के 60वें दशक तक ये पहुंच गए, तब भी इनको स्टील का कोई जुगाड़ मिला नहीं था। लेकिन यहाँ पे बताने वाली बात है, ये जिद है और ये पागलपन है, हार नहीं मानी। वो 1898 के आसपास अमेरिका गए, पिट्सबर्ग गए, वहां के सबसे फेमस मेटलर्जिस्ट जूलियन कैनेडी, उनके पास गए, कहा भैया आप हमारी हेल्प कर दो। उन्होंने कहा देखो मेरी जो फीस है, जो मैं फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाऊंगा, तुम वही अफोर्ड नहीं कर पाओगे। उन्होंने कहा सर जो पैसा बोलोगे, जितना बोलोगे मैं दूंगा, प्लीज आप मेरी हेल्प करो। उन्होंने उनको भेजा चार्ल्स पेरिन के पास कि भैया ये बंदा है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। उनके ऑफिस में जाते ही पहली बात इन्होंने कही, कितना भी पैसा लगे, कितना भी टाइम लगे, जब तक मेरे में जान है मैं तैयार हूं, आपको मेरे साथ इंडिया चलना पड़ेगा, मेरी मदद करनी पड़ेगी। पेरिन ने अपने पार्टनर सीएम वील्ड को भेजा और कहा कि भैया ढूंढो। तो उस समय ऑब्वियसली जमशेद जी की तो उम्र हो चुकी थी। दोराब जी टाटा जो उनके बेटे थे, आप इमेजिन कीजिए सीन एक बार दिमाग में, सीएम वील्ड आए हैं, जोराब जी टाटा है, वो जंगल जंगल घूम रहे हैं स्टील की खोज में। कभी पैदल घूम रहे हैं, कभी घोड़ा गाड़ी पे घूम रहे हैं, कभी मोटर गाड़ी में घूम रहे हैं। स्टील की खोज चल रही है, एक सोच और एक सपने के पीछे। फिर जाके इनको एक दुर्ग करके जो जगह थी, वहां पे एक जगह मिली, वहां पे मिट्टी मिली जहाँ पे 60% आयरन और कंटेंट था। बोले यार यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन वहां एक दिक्कत थी, वहां पानी नहीं मिला आसपास, तो बिना पानी काम हो नहीं सकता। तो वो जगह उन्होंने छोड़ दी। ये वही जगह है जहाँ पे 50 साल बाद सरकार ने भिलाई में अपना प्लांट लगाया। जहाँ चाह होती है वहां राह होती है। 1904 में एक जियोलॉजिस्ट थे पियोन बोस, बंगाल की मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे काम कर रहे थे। वहां के महाराजा की तरफ से उन्होंने संदेश भेजा कि हमारे यहाँ का जो इलाका है, हमारे यहाँ की मिट्टी में आयरन और कंटेंट बहुत आया है, यहाँ पे आप स्टील बना सकते हो और हम आपको इनवाइट करते हैं, जो भी मदद लगेगी हम देने को तैयार हैं। वहां जाके इनको फाइनली प्लांट मिला कि जहां पे ये अपना काम कर सकते थे, लेकिन वहां भी पानी की प्रॉब्लम थी, तो आसपास पानी ढूंढने की प्रयास किया। तो 1907 में साक्ची
करके एक गांव मिला इनको, जहां पे इनको पानी भी मिल गया, जिससे 90 किलोमीटर दूर पे वो मयूरभंज की साइड भी थी और बाकी प्लांट भी आसपास ही थे। तो इन्होंने उस जगह को सिलेक्ट किया और वहां पे इन्होंने स्टील के प्लांट का शुभारंभ किया। एक स्टोरी का इंपॉर्टेंट पार्ट बताना आपको जरूरी है। आप सोचो, अभी तो साइट मिली थी, लेकिन उस समय तो ब्रिटिश राज था, बिना ब्रिटिश की परमिशन के आपको माइन मिलती कैसे? और उस समय माइनिंग इन्होंने बैन कर रखी थी। लेकिन ये वक्त था 1899 के आसपास का, तब उस समय इंडिया में रेलवे बनाने का काम बहुत तेजी से चल रहा था और वर्ल्ड वॉर के भी सिम्टम चालू हो गए थे कि कभी भी हो सकता है युद्ध भी चालू हो जाए। तो स्टील की डिमांड धीरे धीरे बढ़ने लग गई थी, तो गवर्नमेंट को मजबूरी में ये जो बैन था वो खोलना पड़ा। तो 1899 में जैसे ही बैन खुला, 20-30 साल से प्रतीक्षा कर रहे थे इसी मोमेंट की, जैसे ही बैन खुला, ही वाज द फर्स्ट वन टू अप्लाई। और इन्होंने अप्लाई करके, उस समय जब नामो निशानी नहीं था, अभी तक साइट मिली नहीं है, साइट तो जाने कब मिलेगी, सर्च चल रही है, उससे पहले ही इन्होंने माइनिंग का लाइसेंस सिक्योर कर लिया। और आयरन ओर की माइनिंग, कोक की माइनिंग, फ्लक्स की माइनिंग, मतलब उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें, सबका लाइसेंस पहले ही लेके बैठ गए। साइट बाद में मिलती रहेगी, लाइसेंस पहले चाहिए। इसको कहते हैं सीईओ की सोच, कि भैया देखो, आप समझो, किसी भी इतने बड़े ग्रुप को आप चला रहे हो या चाहे छोटे बिजनेस को भी चला रहे हो, आपका काम रोज दुकान बैठना, ऑफिस बैठना, रोजमर्रा के काम सलटाना नहीं है। आपका काम ये देखना है कि आगे क्या चीजें आ सकती है, आगे क्या होना चाहिए, भविष्य की तैयारी करना। पर सामान्य व्यापारी, छोटा व्यापारी रोजमर्रा के काम में अटका रहता है, वो उलझा है एम्प्लॉय में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, क्या करें कैसे करें, क्योंकि उसको पता ही नहीं इनसे बाहर कैसे निकले। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं और आपको लगता है यार मैं भी चाहता हूँ इस तरह की सोच हो, सीईओ जैसी, व्यापारी जैसी ना हो, तो आप भी अगर व्यापारी से सीईओ की जर्नी करना चाहते हैं और मेरे से कुछ सीखना चाहते हैं इसके बारे में, तो हर संडे में एक 4 घंटे का सेशन करता हूँ, 10 से 2, व्यापारी टू सीईओ। तो अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं, एज अ व्यापारी क्या नहीं करना चाहिए और एज अ सीईओ क्या करना चाहिए, सीखना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पे आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं एंड देन विल सी यू देयर। अब बात करते हैं, इधर लाइसेंस मिल गया, 1907 में जाके जगह भी मिल गई, प्लांट की शुरुआत भी करने की तैयारी हो गई। पैसा कहाँ से लाओगे? इसको तो ढूंढने में इतने सालों लग गए, इतना पैसा तो इसके ढूंढने में ही खर्च हो गया। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको, ये सब करते करते जमशेदजी टाटा की मृत्यु हो चुकी थी 1904 में। ये साइट मिली थी 1907 में, लेकिन इनको ये पता लग गया था कि हाँ चीज़ें मिल गई है, लाइसेंस ही सिक्योर कर चुके थे, इनको पता था कि बस चीज़ें मिलने वाली है, सर्चिंग चल रही है। लेकिन इनके जीवन काल में सपना इनका था, प्रयास इनका था, लेकिन पूरा इनके बेटे दोराबजी टाटा ने किया। तो अब दोराबजी टाटा ने कहा भैया जगह मिल चुकी है, लाइसेंस मिल चुका है, पैसा चाहिए। तो पहले सोचा ब्रिटेन में रेस कर लें, लेकिन ब्रिटेन में इनको कोई पैसा देने को तैयार नहीं हुआ। बोले इंडियंस स्टील बनाएंगे, क्या फालतू की बात कर रहे हो। उस समय स्टील का कितना प्रोडक्शन होता था, आप उसको इस बात से नापो कि यूएस में प्रति व्यक्ति जो स्टील का कंजम्पशन था वो था 318 किलो, और जो ब्रिटेन में था वो था 227 किलो। इंडिया में कितना था? 500 ग्राम, किलो भी नहीं था। हम कहीं नहीं अड़ रहे थे। उस समय एक फ्रेडरिक एपकॉट करके ब्रिटिश अफसर था, उसने कहा यार ये इंडियंस ये बनाएंगे, इनकी औकात है क्या? अगर इनकी औकात है ये स्टील बना ले, इतना स्टील तो मैं ब्रेकफास्ट में खा जाऊं। ऐसा बोल के उसने ताना दिया था। इसके ताने का क्या हुआ अगले 2 मिनट में बताता हूं। तो जब ब्रिटेन से पैसा मिला नहीं तो उन्होंने कहा क्या करें। तो उस समय भारत में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था और स्वदेशी की बहुत डिमांड हो रही थी। तो दोराबजी ने इसको कैप्चर किया। दोराबजी ने 1907 में अपनी कंपनी बनाई, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और उसको स्टॉक मार्केट पे लिस्ट कर दिया और कहा कि भैया ये इंडियन की कंपनी है, और सभी भारतीयों को कहा कि ये स्वदेशी कंपनी है, इसमें स्वदेशी लोग काम कर रहे हैं, तो पैसा भी स्वदेशी होना चाहिए। तो टाटा सन्स के बाहर भारतीय लाइन लगा के खड़े हो गए और 21 दिन के अंदर 2 करोड़ 32 लाख रुपए इकट्ठे किए, 8,000 भारतीयों ने मिला के। तो ये पहली ऐसी कंपनी थी, भारतीय कंपनी, भारतीय पैसा, भारतीय टैलेंट। 1907 में पैसा आया, प्लांट की शुरुआत हुई। 1912 में पहला स्टील का जो प्रोडक्शन था इन्होंने किया फरवरी में। फरवरी 1912 में पहली बार भारत में स्टील का प्रोडक्शन हुआ। और उस स्टील की क्वालिटी कैसी थी आप इमेजिन करना। 1914 में वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। 18 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, पूरे वर्ल्ड वॉर में टाटा ग्रुप ने 2400 किलोमीटर रेल के लिए स्टील और 3 लाख टन स्टील अलाइड फोर्सेस को सप्लाई किया था। और इनकी क्वालिटी इतनी जबरदस्त थी कि 1919 में जो लॉर्ड कैम्सफोर्ड थे वो टाटा के साक्षी प्लांट पे आए
और टाटा स्टील के सभी कर्मचारियों को धन्यवाद दिया कि भैया अगर आप लोग स्टील नहीं बना दे, क्योंकि जो टैंक आपके स्टील से बने थे वो हिटलर के गोले तक सह जाते थे। वो गोला पड़ा और कह रहा झेल लिया, बोले कौन बना रहा है ये स्टील। तो इतना ज्यादा पावरफुल था कि बकायदा धन्यवाद दिया और साक्षी विलेज का नाम बदल के जमशेदपुर रखा। उस समय दोराबजी टाटा ने एक लाइन कही कि फ्रेडरिक अपकोट जी को बोलो कि भाई साहब अब हमारा स्टील खाओगे, दस्त लग जाएगी तुम्हारे। जमशेद जी कितने ज्यादा विजनरी थे, उन्होंने अपनी डेथ के भी पहले दोराबजी को लेटर लिख के कहा था कि जहां भी आपको स्टील प्लांट जब भी अपन बनाएंगे, वो प्लांट जिस भी जगह बनाना वहां पे मजदूरों के लिए बढ़िया सी कॉलोनी जरूर बनाना, वहां पे ट्रक का आना जाना रहेगा तो रोड चौड़ी बनाना, मजबूत बनाना, और रोड के आसपास दोनों तरफ पेड़ जरूर लगाना, लॉन के लिए स्पेस देना, फुटबॉल हॉकी के गार्डन बनाना, मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, गुरुद्वारा बनाना, ये लिख के गए थे। और अब जमशेदपुर जो बना है वो इसी तर्ज पे बना है। तो कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि स्विट्जरलैंड घूमने जाऊंगा, कोई अमेरिका घूमने जाएगा। मेरी इस हिस्ट्री को पढ़ के इच्छा है कि एक बार जमशेदपुर घूमने जाए और लिविंग लेजेंड की आंखों के सामने देख के आए। तो एक दिन पक्का मैं जमशेदपुर जाऊंगा, और अगर आप आसपास हो तो जाइए और इस सपने को कैसे देखा गया और कैसे जिया गया देखिए। इसी प्रकार टाटा स्टील धीरे धीरे ग्रोथ करती है। जब भारत आजाद हुआ उस दिन विश्व में सबसे कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस करने वाली टाटा स्टील थी। उस समय यूएस और रशिया के बाद सबसे बड़ा जो प्लांट था वो टाटा का था, और उस समय देश की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनी थी। तो ये तो आपको मैंने कहानी सुनाई इसके 1907 में बनने से लेके 1947 तक की। अब 1947 के बाद से लेके 1991 तक क्या हुआ, और जब रतन टाटा जी ने एंटर किया तो 91 से लेके अब तक क्या हुआ, इस दौरान क्या क्या उतार चढ़ाव आए, क्या क्या गवर्नमेंट से इनको प्रॉब्लम सहनी पड़ी, 2 बार इनको नेशनलाइज करने का भी अटेम्प्ट हुआ, आखिर ये बचे कैसे, इन्होंने अपनी क्वालिटी के मामले में डेमिंग अवार्ड होता है वो अवार्ड कैसे जीता, और टाटा स्टील टाटा ग्रुप की सबसे वन ऑफ द बेस्ट कंपनी कैसे बनी। ये कहानी सुनाने के लिए ये वीडियो छोटी पड़ेगी, उसके लिए आएगा टाटा स्टील कंपनी पे दूसरा पार्ट। तो ये वीडियो अगर आपने एंजॉय किया, मजा आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ सेकंड पार्ट चाहिए क्या। चाहिए तो अभी शूट करता हूँ और अगले हफ्ते आपको उसका सेकंड पार्ट मिलेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। ये सीरीज कैसी लगी मुझे चैट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर आपका